हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है? तो सेल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन रिक्वायर एनर्जी। सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है, जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन करता है। फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और उसमें से एनर्जी को डिराइव करता है। ओके, द प्रोसेस of releasing energy from the food is called respiration. ओके, तो जो फूड में से एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेशन, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर। तो इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है? तो एक तो ऑक्सीजनेटेड एयर को इनटेक करना इनटू सेल। सेल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड एयर इनटेक होती है। फिर क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करना है और ऑक्सीजन गेन करना है। ओके, तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीजिंग इनसाइड एनर्जी इज रिलीज इनसाइड द सेल, सो उसे क्या कहेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल के अंदर होते हैं, इसलिए उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन लाइफ का कोई भी फंक्शन हो, एसेंशियल फॉर लाइफ, फंक्शन करने के लिए रेस्पिरेशन एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? तो एनर्जी मिलती है बाय रेस्पिरेशन। यानी कोई भी प्रोसेस, कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए रेस्पिरेशन एसेंशियल है। अभी रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। तो वो दोनों रेस्पिरेशन हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें लेना है एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल। सेल में होता है इसलिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो अभी हमने आगे भी देख लिया। तो ये जो रेस्पिरेशन हुआ है उसमें प्रोडक्ट क्या है? तो बाई प्रोडक्ट है CO2 एंड H2O। ओके, CO2 एंड H2O। ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ये जो ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड बनता है उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? अभी जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड बन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है? तो CO2 और H2 बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ड्यूरिंग दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में स्टोर होता है, उसे हम ATP को क्या कहेंगे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर बच्चों? अभी हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या कहेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करता है? ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ओके, और जो मसल सेल्स है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मसल सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और एनर्जी तो रिलीज होती है, दोनों में एनर्जी तो रिलीज होती है। ओके, तो ये CO2 एंड इथेनॉल वो क्या है? प्लांट के अंदर एंड प्रोडक्ट है। ओके, लास्ट प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्लांट के अंदर एंड प्रोडक्ट है। वाइल लैक्टिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल्स। तो मैंने अभी जो बोल दिया, मसल्स के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, रेस्पिरेशन होके,
और प्लांट के अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, एनर्जी तो दोनों में होता है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई, ह्यूमन, ओके, उस इसके अंदर ये जो ईस्ट है यहाँ शो किया हुआ है, उसमें क्या हुआ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट प्रोडक्ट। तो एरोबिक और एनएरोबिक का डिफरेंस अभी हम कर सकते हैं। भाई एरोबिक में क्या हुआ, भाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट एरोबिक में CO2 एंड H2O, एनएरोबिक के अंदर प्लांट के अंदर इथेनॉल और CO2, एनिमल के अंदर लैक्टिक एसिड, एनिमल यानी एनिमल मसल्स की बात है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर, यहाँ ऑक्सीडेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, यहाँ इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट होता है इसलिए एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी लार्ज अमाउंट होगी, यहाँ एनर्जी लेस होगी, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो 686 किलो कैलोरी रिलीज होती है, यहाँ 54 किलो कैलोरी रिलीज, यानी लेस एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ टू फेज होता है, एरोबिक के अंदर 2 फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है, और मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर विथ यूजिंग ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। एन एरोबिक के अंदर एक ही फेज होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्लियर? तो समझ में आ गया डिफरेंस एरोबिक एंड रेस्पिरेशन। तो प्लांट के रूट होते हैं उसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो प्लांट के रूट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? The roots of plants take oxygen for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion. Diffusion की प्रोसेस से, ओके, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर प्रेजेंस है, ओके, उसमें से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? तो रूट के अंदर क्या होता है, तो रूट के बीच में सॉइल के बीच में जो एयर पार्टिकल्स है उसमें से एयर एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और जो CO2 प्रोड्यूस करता है वो भी बाय डिफ्यूजन रिमूव होगा। समझ में आ गया सबको? ओके, तो स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन के लिए जो हर्ब्स प्लांट है उसके अंदर स्टोमाटा होता है, तो बाय स्टोमाटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, इसमें भी क्या होगा, डिफ्यूजन ही होगा, डिफ्यूज इनटू स्टेम थ्रू स्टोमेटा एंड रीच टू ऑल सेल ऑफ स्टेम फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? ओके, CO2 गैस जो प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो बाय स्टोमेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो जब ये हर्ब्स की बात की, जब हार्ड और वुडी स्टेम होता है, हार्ड और वुडी स्टेम होता है उसके ऊपर स्टोमेटा नहीं होता है, डू नॉट हैव अ स्टोमेटा। ओके, तब क्या होता है, तो द बार्क ऑफ वुडी स्टेम हैज लेंटिकल्स, उसके ऊपर क्या है, ऐसे लेंटिकल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज, जो गैस का एक्सचेंज करना है उसके लिए क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं। तो हार्ड वुडी स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन बाय लेंटिकल्स होता है। क्लियर? अभी लीव ऑफ प्लांट्स है उसमें भी क्या होता है, तो प्लांट्स के जो लीव्स है उसके अंदर भी स्टोमेटा होता है। क्लियर? तो लीव्स के अंदर भी बाय स्टोमेटा ही रेस्पिरेशन होगा। अभी प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, तो भाई ड्यूरिंग डे O2 डिफ्यूज आउट, O2 को क्या करता है, बाहर निकलता है, और CO2 को डिफ्यूज इन करता है, और ड्यूरिंग नाइट CO2 डिफ्यूज आउट एंड O2 डिफ्यूज इन, यानी ड्यूरिंग डे O2 रिमूव करता है, CO2 यूज करता है, एंड ड्यूरिंग नाइट CO2 रिमूव करता है और O2 का यूज करता है। प्लांट में ये प्रोसेस होती है। अभी कोई यूनिसेल्युलर एनिमल है जैसे कि अमीबा, ओके,
उसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। उसमें भी क्या होगा, डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन वो रेस्पिरेशन करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये अमीबा है, क्लियर, ये अमीबा है। तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज इनटू अमीबा, डिफ्यूज इनटू अमीबा, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड आउट, ओके, वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन के बारे में पता चल गया। डिफ्यूजन यानी हाई टू लो, हाई टू लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। यानी आप देख सकते हो ऑक्सीजन है तो ये जो वाटर पार्टिकल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या करेगा, वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ यानी अमीबा के अंदर जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है, ओके, तो हाई टू लो हुआ। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अमीबा के अंदर बढ़ गया, ओके, यानी हाई है। बाहर की वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है यानी हाई टू लो, यानी यहाँ भी क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। क्लियर बेटा, ओके। इंसेक्ट, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो बाय ट्रेकिया, उसमें ट्रेकिया होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके द्वारा अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म है उसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, तो उसमें बाय स्किन होता है। ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म के ऊपर जो मॉइस्ट स्किन है उस बाय मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन करता है, ओके। एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि फिश है, क्रैब्स है, सेपिया है, ओके, वो क्या करता है, तो वो बाय गिल रेस्पिरेशन करता है। उसके ऊपर क्या होता है, ये गिल होता है, तो बाय गिल रेस्पिरेशन होता है। क्लियर, उसके अंदर ये गिल जैसा एक ऑर्गन्स होता है, उससे रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड, ह्यूमन, वो सब के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, लंग्स होता है। समझ में आ गया बेटा, ओके। की प्रोसेस पता चल गई। अभी ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देखना है। क्लियर, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो नॉस्ट्रिल, क्या आएगा, नॉस्ट्रिल यानी नोज, नेसल पैसेज, फार्नेक्स, लार्नेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंके, लंग्स एंड डायाफ्राम, ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स है। ये सब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है। क्लियर, अभी क्या होगा, तो द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इन टू अवर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रेल, वो तो आपको पता ही है। बाय नॉस्ट्रेल यानी नोज, एयर हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, यहाँ से ड्रॉ होता है, ओके। फिर क्या होता है, दिस एयर देन गोज इनटू नेसल कैविटी, या जो नेसल कैविटी है उसके अंदर जाएगा। द नेसल कैविटी के ऊपर क्या होता है, द लाइन बाय अ फाइन हेयर एंड मुक्कास, जो नेसल कैविटी है उसके ऊपर मुक्कास है और फाइन हेयर है, ओके। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होंगे, तो यहाँ वो ट्रैप हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स इन द एयर गेट ट्रैप इन मुकस ऑफ द नेसल कैविटी, तो नेसल कैविटी के अंदर यहाँ जो नोज है उसकी जो नेसल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, मुकस और क्या होता है, हेयर होता है। तो ये जो हेयर और मुकस है वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर बेटा, ओके। नेसल कैविटी एंड्स इन इंटरनल नॉस्ट्रिल थ्रू विच एयर पास टू फार्नेक्स, द नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल का जो लास्ट पोर्शन है वो फार्नेक्स के अंदर पास होता है। यहाँ से एयर कहाँ पास होगी, फार्नेक्स में जाएगी। ये फार्नेक्स है बेटा, ये क्या है, फार्नेक्स, यहाँ आप देख सकते हो, ओके, ये फार्नेक्स है। तो नॉस्ट्रिल टू फार्नेक्स, अभी द फार्नेक्स लीड्स टू ट्रेकिया थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लोटिस, ओके। तो ये जो एयर हमने इनटेक की, एयर हमने एटमॉस्फेयर में से जो ली है, ओके, वो क्या होगा, तो ये जो एयर है वो नॉस्ट्रिल बाय नॉस्ट्रिल, ओके, ये नॉस्ट्रिल बाय नॉस्ट्रिल जाएगा, ओके, ट्रैकिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, बाय फार्नेक्स ट्रैकिया में जाता है। ये नॉस्ट्रिल से बाय ट्रैकिया जाता है, ये ट्रैकिया है, ओके। तो यहाँ नॉस्ट्रिल से ट्रैकिया में जाता है। तो यहाँ बीच में क्या होता है, ग्लोटिस होता है। ये क्या है, ग्लोटिस, ये यहाँ
ग्लोटिस है। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ग्लोटिस। ओके, तो ग्लोटिस इज प्रोटेक्टेड बाय कार्टिलिजिनस फ्लैप लाइक एपिलोग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ओके, तो यहाँ जो ये आप देख रहे हो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस, उससे प्रोटेक्टेड है, उससे प्रोटेक्टेड है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये हमारा जो ग्लोटिस है, ओके, जो एयर पैसेज है रेस्पिरेशन के लिए और फूड पाइप है, वो दोनों का एक ही वे है, यहाँ से ही दोनों पास ऑन होते हैं। फूड हम इंटेक करते हैं तो ये फूड पार्टिकल भी यहाँ से जाएगा और एयर भी यहाँ से जाएगा। तो जो फूड पार्टिकल है वो हमारे विंड पार्ट के अंदर, विंड पाइप के अंदर न चला जाए, इसलिए यहाँ क्या है, एक एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ये वाला है। ओके, तो जब हम एयर इंटेक करते हैं तो ये ओपन रहता है। ओके, एयर इंटेक करते हैं तब ये क्या होता है, ओपन रहता है, तो इजीली एयर यहाँ से पास हो सकती है। जब हम फूड लेते हैं तो ये क्या होता है, जब फूड पार्टिकल्स माउथ बाय माउथ जब फूड पाइप में एंटर होता है तो ये जो एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को कवर कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है। क्लियर, तो यहाँ से जो फूड आता है वो डायरेक्ट फूड पाइप में ही जाएगा, वो विंड पाइप में पास ऑन नहीं होगा। दिख रहा है ना बेटा सबको? ओके, चलो मैं यहाँ येलो लाइन से दिखा रहा हूँ। ये फूड हम जब इंटेक करते हैं, क्लियर, फूड इंटेक किया तो ये कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप में ही जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ फूड पाइप में जाना चाहिए। तो ये जो एपिग्लोटिस है वो क्या करेगा, ग्लोटिस को कवर कर लेगा। ये फूड एपिग्लोटिस है वो क्या कर देगा, ये जो विंड पाइप है उसको कवर कर देगा, यानी यहाँ से फूड को ट्रैकिया के अंदर नहीं जाने देगा। वो कहाँ जाएगा, फूड सीधा इसोफेगस में जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना? ओके ओके, वाइल स्वेलोइंग फूड, जब हम फूड लेते हैं ग्लोटिस इज कवर्ड, तो जो ग्लोटिस है वो कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, सो फूड कैन नॉट एंटर द ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में एंटर ना हो जाए इसलिए वो क्या करता है, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है। क्लियर, अभी ये ट्रैकिया क्या है, तो ये ट्रैकिया ये जो है ये आप देख रहे हो, ट्रैकिया सी शेप का होता है। ओके, तो ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होता है इवन व्हेन देयर इज नो एयर, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग। ये कार्टिलेजिनियस रिंग से, सी शेप वाली जो कार्टिलेजिनियस रिंग है उससे कवर है। ये बीच वाला पोर्शन ट्रैकिया है। ओके, बीच वाला पोर्शन ये आप देख रहे हो वो क्या है, ट्रैकिया। क्लियर, तो ट्रैकिया वाला जो पोर्शन है वो कार्टिलेजियस, सी शेप कार्टिलेजियस रिंग से कवर है। ओके, इसलिए वो क्या होगा, अगर एयर नहीं है, जब हम फूड लेते हैं तो एयर इंटेक नहीं होते, तो फूड ही एंटर होता है। ओके, तो फूड एंटर होता है, एयर इंटेक नहीं होता है, तो जब एयर एब्सेंस है, एयर नहीं है, तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, कार्टिलेजियस रिंग से वो कवर है। समझ में आ रहा है, कार्टिलेजियस रिंग है और बीच में ये जो दिख रहा है वो ट्रैकिया है। तो समझ में आ गया। तो अपर एंड, एट द अपर एंड ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स नॉन एज लार्नेक्स, तो ये क्या है, ट्रैकिया है, यहाँ ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ओके, तो ट्रैकिया का जो अपर बॉक्स है ये ट्रैकिया है। क्लियर, तो ट्रैकिया का जो ये अपर पोर्शन है वो क्या है, वो है लार्नेक्स। ट्रैकिया का अपर पोर्शन क्या है, लार्नेक्स, ये जो है वो लार्नेक्स है। क्लियर, trachea runs down the neck and divides into two bronchi which leads into lungs। तो ये ट्रैकिया क्या हुआ, ये टू ब्रोंकीज में डिवाइड हो गया, ये टू ब्रोंकीज में डिवाइड हो गया। क्लियर, यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वन और ये दूसरा पार्ट। क्लियर, ये हमारी ट्रैकिया है। Each bronchus divides in the lungs and from many smaller bronchioles। छोटे छोटे ब्रोंकोल्स के अंदर स्मॉल ब्रोंकोल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स का आपने बंच देखा होगा। ओके, तो वैसे ग्रेप्स का बंच जैसा हो जाता है ये ब्रोंकोलिस से। क्लियर, ये हमारा क्या हुआ, ब्रोंके।
ब्रोंकस है, ये जो ब्रोंकस है वो लंग के अंदर डिवाइड हो गए, छोटे छोटे ब्रोंकोइल्स के अंदर डिवाइड हो गए। स्मॉल ब्रोंकेल्स टर्मिनेट इनटू एल्वोली। ओके, तो ये जो ब्रोंकेल्स है, ये जो ब्रोंकेल्स है एल्वोली में टर्मिनेट हो गया, यानी एल्वोली से कनेक्ट हो गया। क्लियर? ओके। द वॉल ऑफ एल्वोली इज थिन। जो एल्वोली है उसकी वॉल कैसी होती है? थिन एंड कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी से कवर्ड है। इन एल्वोली द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जो हम एटमोस्फियर में से एयर लेते हैं उसके अंदर O2 और CO2 दोनों होता है, तो O2 को क्या करता है? हमारे सेल को दे देता है। O2 जो होता है उसको सेल में ट्रांसफर करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करके रिमूव करता है। ओके, यानी गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वोली। ओके, तो ये प्रोसेस पता चल गई। आप अभी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो क्या होता है? ओके, तो इनहेल और एक्सहेल, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी इनहेल और एक्सहेल। ड्यूरिंग इनहेल और एक्सहेल क्या होता है? तो व्हेन डायाफ्राम पुल्स डाउन, ये डायाफ्राम है, ये आप देख लो, ये क्या है? डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम पुल्स डाउन, जब नीचे आता है, डायाफ्राम क्या करता है? नीचे आता है। रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। पुल डाउन होने से क्या होता है? रिब्स, जो रिब मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। द वॉल्यूम इनसाइड थ्रोटिक कैविटी इंक्रीज। तो अंदर की साइड क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन एयर तो है नहीं, तो एयर कहाँ से होगा? तो एयर प्रेशर रिड्यूस होगा। एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट रिड्यूस। चेस्ट कैविटी के अंदर एयर प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। सो बाय नोज एयर इंटेक करने का प्रोसेस करेगा, यानी एयर हमारे लंग्स के अंदर आएगा। ओके, आप सिंपली वैसे बना सकते हो। ये एक बॉटल है। क्लियर? ये क्या है? बॉटल। उसका बॉटम पोर्शन आप कट कर दो, और वहाँ पे आप क्या करना है? उसको क्या करना है? वहाँ रबर बलून बलून जो होता है उसको लगा देना है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, ये हो गई एयर पाइप, विंड पाइप बोलते हैं ये। ओके, जब आप बलून है उसको नीचे की तरफ खींचोगे, इस तरफ खींचोगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा? अंदर का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एयर कम थी इसलिए एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अभी एयर प्रेशर रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ? अंदर स्पेस है, एयर के लिए स्पेस है, तो बाहर से एयर इनटेक होगा। क्लियर? और एयर इनटेक होगा यानी एयर अंदर आना, यानी इनहेल, इनहेल होता है। Hence air from outside being at higher pressure rush into the lungs, यानी air lungs के अंदर आता है। So the alveoli, जो alveoli है, gets filled with oxygenated rich air। जो oxygenated rich air है उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो उसको वापस दे देता है। देन क्या होता है? द डायाफ्राम मूव्स अप। अभी क्या होगा? डायाफ्राम जो है वो मूव्स अप होगा, यानी ऊपर की साइड जाएगा। तो क्या होगा? तो यहाँ आप एक शो कर सकते हो सेम बॉटल वाला। ये हमारी बॉटल है, नीचे हमने क्या लगाया हुआ है? बलून। तो ये बलून जब ऊपर जाएगा तो उसके अंदर ये जो बॉटल के अंदर क्या हुआ? वॉल्यूम कम हुआ, यानी ये जो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से एयर जो है वो बाहर निकलने का ट्राई करेगा। ओके, तो जो हमने हमारा लंग्स है एल्वोली है, जो CO2 उसने लंग्स के अंदर वापस दे दिया है, वो CO2 क्या होगा? बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो व्हेन डायाफ्राम मूव्स अप द वॉल्यूम इनसाइड द थ्रोटिक कैविटी डिक्रीज। वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है, एंड दस प्रेशर इंक्रीज। सो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। सो एयर कंटेनिंग CO2 इज पुश्ड आउट। जो CO2 है ओके वो क्या होगा? पुश आउट होगा, यानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू नॉस्ट्रेल, बाय नॉस्ट्रेल बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके बेटा, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको पता चल गई पूरी। रेस्पिरेशन प्रोसेस पता चल गई बेटा। ओके, तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ओके, एरोबिक एंड एनएरोबिक। क्लियर? एरोबिक में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एनएरोबिक में इन एब्सेंस ऑफ एयर। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनएरोबिक में कम प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको पता चल गया बेटा। अभी जो ब्रीदिंग रेट है एडल्ट मैन का ब्रीदिंग रेट है 15 to 8 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 15 to 8 टाइम्स ब्रीद इन करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। ओके,
कभी कभी क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, यानी हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो रैपिड ब्रीदिंग सप्लाइज, फास्ट ब्रीदिंग क्यों होता है, तो मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए वो ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। प्रोड्यूस, फास्ट होने से क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, यानी ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग रेट है वो हमारा बढ़ जाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। ओके, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन हमारा बॉडी का हीमोग्लोबिन है, हमारा हीमोग्लोबिन है वो 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन होना चाहिए। ओके, कितना हीमोग्लोबिन मेंटेन होना चाहिए, 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अभी जो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन क्रिएट होगा, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, ओके, पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसकी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, उसको टायर्डनेस लगेगा, वो लैक ऑफ एनर्जी है उसके लिए, अंदर बॉडी में क्या है, लैक ऑफ एनर्जी। ओके, जो पर्सन में हीमोग्लोबिन कम है वो कैसा दिखेगा, पेल एंड लॉस वेट, उस पेल, ओके, और लॉसेस वेट, उसका वेट भी क्या होगा, लॉस होगा। तो समझ में बेटा आ गया, तो रेस्पिरेशन यहाँ तक पता चल गया। ओके, तो हमारा डाइजेस्टिव पोर्शन भी बता गया, डाइजेशन पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों, ओके, बाय।